नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक गरीब आदमी के हालातों और बेबसी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। हल्कू ने भीतर आकर अपनी स्त्री से कहा, बाहर सहजू आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह इस तगादे से मेरा गला छूटे। हल्कू की स्त्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वह पीछे फिरकर बोली, घर में 3 ही रुपए हैं, ये भी उसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। महा और पूस की रात हार में कैसे कटेगी। जाओ और जाकर कह दो उससे, अब की फसल पर दे देंगे, अभी रुपए नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा सोचता रहा। पूस का महीना सिर पर आ गया है। हार में रात के समय कंबल के बिना तो वह किसी तरह भी नहीं सो सकता, मगर सहजू तो मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ो ही मर लेंगे, पर रुपए लौटाकर यह बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह स्त्री के समीप आया और खुशामद करके बोला, दे दे वो 3 रुपए, कम से कम गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो सही, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात में कंबल दे देगा। न जाने कितनी रकम बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। एक तो मर मर के काम करो और उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। कितन बार कह चुकी, पर ऐसी खेती से बाज ही ना आए। मैं तो रुपए ना दूंगी, बिल्कुल भी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़क कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। फिर बड़बड़ाती हुई बोली, अच्छी खेती है, एक तो मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर भी इनकी धौंस सुनो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईंख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर लेटा अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े ठंड से कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा भी पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लग रहा है। मैं कहता तो था घर में पूलियों पर लेटा रहे, तू यहाँ क्या लेने आया था। अब मर ऐसी ठंड में। तूने का सोचा, मैं यहाँ खेतों पर हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। जो मेरे पीछे दौड़ा दौड़ा चला आया,
अब पड़ा रह ऐसी ठंड में। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाए और हल्कू ने उसकी कूं कूं का दीर्घ बनाते हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो किसी दिन ठंड में अकड़ा रह जावेगा। यह रांड पछुआ भी ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही हैं। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक जमींदार भगवान की तरह ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा भी जाए तो गर्मी से घबरा कर भाग जावे। मोटे मोटे गद्दों के बिछौने, दुहरे कंबल और लिहाफ। फिर भला मजाल है, जाड़े का नाम भी पास आ जावे। वाह रे तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। उसे देखकर जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, क्यों रे जबरा, पिएगा चिलम? इससे जाड़ा तो क्या ही जाता है, पर हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पूलियां बिछा दूंगा। कल उसी में घुसकर बैठना, तब तुझे जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर से लेटा और अब के निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की बार सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता और कभी उस करवट पर। जाड़ा तो मानो किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह भी ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थप थपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो महीनों से उसे ना मिला था। जबरा भी शायद यही समझ रहा था कि अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, क्योंकि हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था, पर इस कुत्ते की अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर के आने की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर वापस दौड़ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। धीरे धीरे 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू ठंड के मारे उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था जैसे शरीर का सारा रक्त जम गया है और धमनियों में रक्त की जगह बर्फ बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब जाकर कहीं सबेरा होगा। अभी तो पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा बाग में चलकर थोड़ी पत्तियां बटोर लूं।
और उन्हें जलाकर खूब आग तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है, पर यह भी कौन जाने पत्तियों में कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो ठंड के मारे बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास जाकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर आग तापें। ठाठ ही हो जाएंगे, फिर आकर दोनों आराम से सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी बर्फीली पवन पेड़ों की पत्तियों को कुचलती हुई बह रही थी। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। अचानक एक हवा का झोंका मेहंदी के फूलों की सी खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, आहा, कैसी अच्छी महक आई है ना जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। पर जबरा को तो जमीन पर कहीं एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वह तो उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में ही पत्तियों का ढेर लग गया था। ठंड में हाथ ठिठुरे जाते थे और नंगे पांव गले जाते थे, पर वह आग तापने के लिए पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। मानो इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता और मचलता हुआ सा जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक ही क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और अपने दोनों पांव ऐसे फैलाए मानो ठंड को ललकार कह रहा हो, तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह इस गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों रे जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जब्बर ने कूं कूं करके मानो हल्कू को खुश होकर कहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय ना सूझा था, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूंछ हिलाई। हल्कू, अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करें। देखे तो सही कौन सही सलामत निकल जाता है। पर सोच लेना बच्चा, अगर जल गया तो मैं दवा ना करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। सुन ओए जबरा, मुन्नी से कल कहना देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, ऐसे सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर से कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। इतने में जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ
जैसे जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद यह नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा तो उसे नोच ही डालेगा। मुझे ऐसे ही भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, अरे ओ जबरा। जबरा दूर भौंकता रहा, पर उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। हल्कू ठंड में ठिठुरा सा बैठा था। इस जाड़े और पाले में खेत में जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने फिर से जबरा को जोर से आवाज लगाई। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा भौंक भौंक कर अपना गला फाड़े डालता था। इधर नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। वह उसी राख के पास गर्म जमीन पर अपनी चादर ओढ़ कर सो गया। सबेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे जी? तुम यहाँ घोड़े बेचकर सोए हो और वहाँ सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडलियां डालने से क्या फायदा हुआ? हल्कू ने स्त्री की डांट से बचने के लिए बहाना किया, यहाँ मैं मरते मरते बचा हूँ और तुझे अपने खेत की पड़ी है। ठंड के मारे आज मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डोले पर आए और देखा तो सारा खेत रौदा पड़ा हुआ था और जबरा मडैया के नीचे चित लेटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके ही माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, अच्छा है, कम से कम रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।